Hello everyone. We are reading the chapter number 2 of Civics for class 9th Constitutional Design. और इस चैप्टर में हम लोग रीड कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि किस तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा गया. और हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाली जो सभा थी उसको किस तरह से इलेक्ट किया गया था, क्या प्रोसीजर अपनाया गया था और उस सभा ने किन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था. तो यही टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे इसमें और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे. तो फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल वर डिसाइडेड टू एग्रीड अपॉन. तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले कुछ एक बेसिक प्रिंसिपल्स थे जिनको डिसाइड किया गया, जिन पर सभी अग्री करते थे. देन ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन. उसके बाद एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई और जिसके चेयरपर्सन कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. उन्होंने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया और उस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पर जो है बहस हुई फर्दर कि देखा जाए कि इसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं. इसीलिए एक रफ हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसको डिस्कशन के लिए रखा गया. सेवरल राउंड्स थ्रू डिस्कशन टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था इस पर बहुत सारे राउंड्स लिए गए किस चीज़ के, डिस्कशन के. अलग अलग जो लीडर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नेता थे, उन्होंने इस पर अपने अपने विचार रखे. एंड प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज बाय क्लॉज, एक एक क्लॉज को दोबारा से देखा गया. मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसिडर्ड. और इस तरह से करके 2000 अमेंडमेंट्स हुई, यानी 2000 बातों को दोबारा से रीफ्रेम किया गया. द मेंबर्स डेलिब्रेटेड फॉर 114 days स्प्रेड ओवर 3 years. तो मेंबर्स ने 3 साल का वक्त लिया हमारे इस संविधान को लिखने के लिए. एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज़ बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व्ड. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी शब्द बोले जाते थे या जो भी बहस होती थी या जिस तरह से कोई कानून लिखा जाता था उन सभी को रिकॉर्ड और प्रिजर्व करके रखा गया. यानी उस वक्त जिन सभी बातों का ध्यान रखा गया किसी भी कानून को बनाते वक्त, उन सभी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लिया गया और प्रिजर्व किया गया. दीज आर कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स. और इन बहस को या इन डिस्कशंस को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स. व्हेन प्रिंटेड दीज डिबेट्स आर 12 बल्कि वॉल्यूम. जब इनको प्रिंट किया गया इन डिबेट्स को तो 12 बल्कि एक वॉल्यूम तैयार हुई. दीज डिबेट्स प्रोवाइड द रैशनल बिहाइंड एवरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये एक तरह से हमें क्लियर व्यू देती हैं. ये जो जितनी भी हमारी 12 बल्कि वॉल्यूम में जो बहस रिकॉर्ड की गई या जो भी डिबेट्स थी वो रिकॉर्ड की गई, तो ये हमें एक तरह का व्यू देती हैं कि कोई कानून बना तो वो क्यों बना और किन हालात में क्या सोचकर जो है कोई भी प्रोविज़न रखी गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. दीज डिबेट्स प्रोवाइड द रैशनल बिहाइंड एवरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दीज आर यूज टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. और इन डिबेट्स को यूज़ किया जाता है कि अगर संविधान में कुछ भी लिखा है तो उसको और क्लियर करने के लिए उसमें उसके मीनिंग को इन डिबेट्स को देखा जाता है. उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. टॉपिक नंबर 2.4 गाइडिंग वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने रास्ता दिखाया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए. लेट्स रीड. इन दिस बुक we shall study the exact provision of the constitution on different subjects. At this stage, let us begin by the understanding the overall philosophy of what our constitution is all about. तो इस स्टेज पर हम पढ़ेंगे कि क्या ओवरऑल फिलॉसफी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे, यानी क्या एक मेन जो बेसिक थॉट था वो क्या था. We can do this in 2 ways. We can understand it by the reading the views of some of our major leaders on our constitution. तो हम उस समय के कुछ नेताओं के व्यूज़ भी पढ़ सकते हैं कि वो क्या सोचते थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. और या तो हम क्या कर सकते हैं, leaders on our constitution, but it is equally important to read what the constitution say about its own philosophy. लेकिन
ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन असल में कहता क्या है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी ऐसा कंक्लूजन है या कुछ भी ऐसा प्रीफेस दिया हुआ है जिससे हमें पता चले कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेस क्या है. दिस इज़ व्हाट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज. तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक टर्म होती है प्रीएम्बल, उसके बारे में हम रीड करेंगे प्रीएम्बल होता क्या है. और उससे पहले एक और टॉपिक है द ड्रीम एंड द प्रॉमिस. तो लेट्स read this topic also. Some of you may have noticed a name missing from the sketches of the makers of the constitution. आपने नोटिस किया होगा कि एक बहुत बड़ा नाम जो है, जो उस टाइम इंडियन पॉलिटिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट नेम था, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सुनने को अभी तक नहीं मिला. महात्मा गांधी. और वो नेम किसका था? महात्मा गांधी का. ही वॉज नॉट द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. महात्मा गांधी जो थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे. ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली येट देयर वर मैनी मेंबर्स हु फॉलोड हिज विजन. ईयर्स अगो राइटिंग हिज मैगजीन यंग इंडिया in 1931 he had spelled out what he wanted the constitution to do. तो महात्मा गांधी हालांकि मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऐसे बहुत सारे मेंबर्स थे जो महात्मा गांधी को फॉलो किया करते थे. तो महात्मा गांधी ने एक मैगज़ीन लिखी थी, मैगज़ीन का नाम था यंग इंडिया. और कब लिखी थी ये? 1931 में. इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये 1 मार्क में आपको पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने 1931 में क्या नाम था उस मैगज़ीन का जो इन्होंने लिखी थी. तो मैगज़ीन का नाम था यंग इंडिया और लिखी थी महात्मा गांधी ने. कब लिखी थी? 1931 में. और उसमें इन्होंने इस बात का जिक्र किया है. क्यों हम इस मैगज़ीन का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि उसमें इन्होंने अपना विज़न बताया है कि ये किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश के लिए चाहते थे उस वक्त. तो उसमें उस मैगज़ीन में इन्होंने स्पेसिफाई किया है. तो ये कुछ लाइंस है उस मैगज़ीन की. लेट मी रीड दीज लाइंस. सभी लाइंस नहीं पढ़ूँगी क्योंकि बहुत सारे लेटर्स आएंगे, तो सभी लेटर्स तो रीड करना पॉसिबल नहीं है वीडियोज़ में, बट जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी. तो जो महात्मा गांधी थे उन्होंने कुछ लाइंस लिखी, वो क्या है? आई शैल स्ट्राइव फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन विच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम द thraldom and patronage. I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is the country in whose making they have an effective voice. An India in which there shall be no high class and low class of people. An India in which all the communities shall live in perfect harmony. There can be no room in such an India for a curse of untouchability or the curse of intoxicating drinks and drugs. Women will enjoy the same rights as men. I shall be satisfied with nothing else. तो इन्होंने इस पूरे जो अपना ये लाइंस हैं इनमें ये स्पेसिफाई किया है. जी हाँ, इन लाइंस में महात्मा गांधी ने क्लियरली बोला है कि वो एक ऐसा इंडिया चाहते हैं जिसमें इक्वालिटी हो. इस पूरे जो पैराग्राफ है इसका यही निचोड़ निकलता है कि महात्मा गांधी एक ऐसा भारत चाहते थे जिसमें इक्वालिटी हो, उसमें किसी पुअर को या किसी रिच को जो है इन इक्वालिटी के लेवल पर ना रखा जाए. उसमें जो है सभी परफेक्ट हों, परफेक्ट हार्मनी में जिएं, सभी मिलजुल कर रहें और कोई किसी तरह का नशे ना करे कोई, और किसी तरह की ड्रग्स ना ले, या फिर अनटचेबिलिटी ना हो इंडिया में, मैन वुमेन में कोई भी डिफरेंसेस ना रहें. तो इस तरह का इंडिया जो है महात्मा गांधी चाहते थे. तो आगे हैं, दिस ड्रीम ऑफ एन इंडिया दैट हैज़ एलिमिनेटेड इनइक्वालिटीज़ हैज़ शेयर्ड बाय डॉक्टर अम्बेडकर हु प्लेड अ की रोल इन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैड डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैज़ how inequalities could be removed. He often bitterly criticized Mahatma Gandhi and his vision. He is concluding in his concluding speech of the Constituent Assembly, he stated his anxiety with clearly. तो अब जो ये विजन है महात्मा गांधी का इक्वालिटी का, ये लिया गया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिया, लेकिन उनका इक्वालिटी को देखने का नज़रिया कुछ और था. वो जो है इनइक्वालिटी को कुछ अलग तरीके से ख़त्म करना चाहते थे. तो उनका जो विजन था वो बिल्कुल क्रिटिसाइज़ करते थे महात्मा गांधी को, वो बिल्कुल सहमत नहीं थे महात्मा गांधी जो भी सोचते या कहते थे. उनका जो विजन था वो काफ़ी अलग था.
और उनकी भी एक स्पीच है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो उन्होंने एक स्पीच दी थी अपनी, बहुत ही क्लियर उनकी एंग्जाइटी इसमें दिखती है। तो ये स्पीच क्या थी? On the 26th January 1950, we are going to enter a life of contradictions. In politics, we will have equality. In social and economic life, we have inequality. In politics, we will recognizing the principle of one man, one vote, and one vote, one value. In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man, one value. How long shall we continue to live this life of contradictions? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. तो इसमें जो है अम्बेडकर कहते हैं कि हमारा जो हमने लिख तो दिया कि हम इक्वालिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ये इक्वालिटी तब तक नहीं आएगी जब तक हमारी सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में हम इक्वालिटी प्रोवाइड नहीं करते। जो लो तबके के लोग हैं या जो जिनको सो कॉल्ड अनटचेबल्स बोला जाता है, जब तक हमारी मेंटेलिटी उनके लिए नहीं बदलती तब तक कुछ नहीं होने वाला, चाहे हम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी लिख दें। तो वो चाहते थे कि इकोनॉमिक और सोशल लेवल पे भी इक्वालिटी आए। Finally, let us turn to Jawaharlal Nehru's giving his famous speech Constituent Assembly at the stroke of midnight on the 15th August 1947. तो 15 अगस्त 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने भी एक स्पीच दी। ये स्पीच बहुत लंबी है, तो आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट, तो आप इसको खुद रीड करेंगे। स्पीच में यही कहा गया है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, पावर्टी और इग्नोरेंस जो है वो डिसीज है कंट्री के लिए, इनइक्वालिटी अपॉर्चुनिटीज़ में होनी चाहिए। इस तरह की स्पीच जो है जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ़िलासफ़ी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ़िलासफ़ी क्या थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे? वैल्यू दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वर इन टर्न नर्चर्ड बाय इट फॉर्म्ड द फाउंडेशन ऑफ आवर इंडियाज़ डेमोक्रेसी। तो हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसने बहुत इंस्पायर किया, बहुत नर्चर किया हमारे जो इंडियन डेमोक्रेसी है उसको। दीज वैल्यूज़ आर एम्बेडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है उसमें ये चीज़ें लिखी गई हैं। तो प्रीएम्बल होता क्या है पहले ये पढ़ेंगे। दे गाइड ऑल द स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज़। इट इज़ कॉल्ड द They guide all the articles of Indian Constitution. The Constitution begins with a short statement of its basic value. तो जब हमारा Constitution शुरू होता है, अगर हम उसको पढ़ना शुरू करें तो वो जहाँ से शुरू होता है begin with a short statement of its basic value। तो छोटी सी स्टेटमेंट है एक 10-12 लाइन की, वो स्टेटमेंट जो है कहलाती है प्रीएम्बल। और उस स्टेटमेंट में है क्या? बेसिक वैल्यूज़ हैं जिन पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस्ड है। तो उन लाइंस को हम प्रीएम्बल बोलते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अमेरिकन मॉडल, मोस्ट कंट्रीज इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हैज़ चोजन टू बिगिन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन विद द प्रीएम्बल। तो अमेरिका का एग्जाम्पल लिया है सभी कंट्रीज़ ने, उसके कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर प्रीएम्बल लिखा गया हमारे देश का भी। तो आज के पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक कवर करेंगे और चैप्टर का एंड करेंगे होपफुली। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।